जब भी आशा जी से बातचीत की, अक्सर ये सवाल हुआ कि लता जी ने आपको आगे नहीं बढ़ने दिया। तो क्या आपसे भी कभी ये सवाल किया गया कि अनु मलिक ने आपको नहीं बढ़ने दी? कोई भी चीज़ को कंट्रोवर्सी बनाना या दो भाइयों के बीच में कोई चीज़ बोलना, इट इज़ जस्ट कि भैया सुर्खियाँ बटोरो। कॉम्पिटिटिव जेलसी जो होती है वो तो ट्रुथ है और उसके होते हुए बहुत लोग बहुत चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन आप किसी का भाग्य ना बर्बाद कर सकते हैं ना बना सकते हैं। लेकिन बुरे दौर में सपोर्ट किया, एक जो भाई का फर्ज होता है, जैसे अमाल और अरमान एक दूसरे का निभाते हैं, जी उस तरीके से सपोर्ट। देखिए, मैं और इस चीज़ को लोग गलत रूप से देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। अमाल ने तो ऐसी बहुत सारी हमारी बातें फैमिली की हैं। वो मुझसे उम्र में 10 साल छोटे हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़े भाई का फ़र्ज़ मेरी ज़िंदगी में निभाया है। तो मेरे बुरे वक्त के अंदर और मेरी समस्याओं के अंदर उनका बहुत बड़ा सहारा रहा है। मैं उनका आभारी रहूँगा सारी ज़िंदगी में। तो आप लोगों के बीच में कभी ऐसा होता है आपकी फैमिली में कि यार अपन को भी नाम कमाना, एकदम मंगेशकर की तरह? देखिए, एक टाइम ऐसा भी था जब हमको फर्स्ट फैमिली ऑफ म्यूज़िक बोला गया, मलिक फैमिली को। बॉम्बे टाइम्स के फ्रंट पेज पे हम आए थे। सर, ये जो गाना था थोड़ी देर ठहर, कितनी देर में आपने बनाया था? गुड क्वेश्चन। लेकिन ये एक प्रोसेस था। जब हम लोगों ने इनिशियली गाने को लिखा था और गाना जब इनिशियली कंपोज किया था, तो उस वक्त हम लोग डिफरेंट लिरिक्स के अंदर काम कर रहे थे। डिफरेंट लिरिक्स का पॉलिसी था। एंड कुछ दिनों के बाद जब हम उसका वर्जन सुन रहे थे और लिरिक्स के साथ, तो अल्तमश अब्बास जो मेरे लिरिक्स राइटर हैं, हम दोनों को ऐसा लगा कि शायद ना हम कुछ प्रूव करने के चक्कर में उस पोइट्री के थ्रू कि हम बहुत अच्छी पोइट्री जानते हैं या हम बहुत अच्छे थॉट्स ला रहे हैं, तो करते करते हम लोग एक दिन इस पॉइंट पे पहुंचे। काफ़ी दिन निकल गए, 20 दिन में। मतलब एक कन्वर्सेशन रखते हैं, पोइट्री नहीं लिखते, कि दो दोस्तों के बीच में, दो लोगों के बीच में एक समय गुजरा, तो क्या हम ऐसा कन्वर्सेशन कर सकते हैं कि भैया ए मेरे हमसफ़र थोड़ी देर ठहर, अभी मेरी बातों को, अभी मेरी आँखों को, अभी मेरी सांसों को थोड़ी सी ज़िंदगी मिली है बिकॉज तू मेरे साथ था। और कोई किसी तरह का स्ट्रक्चर ना करें, पोइट्री काफ़िया रदीफ जोड़े ना होता है, सिर्फ एक कन्वर्सेशन रखें, ऐसा हो सकता है। तो ही वॉज़ वेरी ग्रेसफुल। अल्तमश जी उठते हैं, बोला ठीक है, सोचते हैं। और बहुत सिंपल से उन्होंने ये मुखड़ा लिखा, लेकिन जब उसको उस ट्यून के ऊपर पिरोया तो हम लोगों को अच्छा लगने लगा। एंड आई थिंक इट टच द हार्ट्स ऑफ एवरीबडी। यस, और यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे खासे उसके व्यूज़ भी हैं। सर, आजकल की दुनिया में स्पेशली इंडिया में तो ये हो गया कि जब तक इंस्टाग्राम पे हिट ना हो जाए गाना, तब तक उसको गाना माना ही नहीं जाता कि वो गाना कुछ आया भी है। पहले तो कैसेट्स बिकते थे, तो लगता था कि हाँ, गाने हिट हुए। आपका क्या पैमाना है कि गाने को कब हिट माना जाए? कब ये दिल को छू जाए, लोगों को मान लिया जाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मुझे लगता है कि आज रील्स जो हैं, और ज़्यादा मास में जब उनकी रील्स बनना शुरू हो जाती हैं, लोग उसको इंटरप्रेट, एक्चुअली तो देखा जाए तो रील्स बनाते भी हैं लोग, मतलब बनवाते भी हैं, लेकिन जब लोगों तक पहुंचती है ना, तो वो, क्योंकि स्वाइप मीडिया है आज की तारीख में, लोग एंटरटेनमेंट फिंगर टिप्स पे देख रहे हैं। पिक्चरें भी वर्टिकल सिनेमा हो गई, प्रोमोज भी उस पर चल रहे हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की मार्केट उस पर चल रही है। तो एंटरटेनमेंट 90%, आप बताइए, आप और मैं 90% ऑफ द टाइम हम लोग फ्लिपिंग पे या स्वाइपिंग में ही हम अपना जो अटेंशन है इतना दे रहे हैं फ़ोन को। एक छोटा सा फ़ोन है हमारे हाथ में और उस पर हमारा अटेंशन लग रहा है। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी उसकी तरफ, उसका रुझाव हो रहा है, लोग जा रहे हैं उस तरफ। तो वहाँ पर सोशल मीडिया का रेलेवेंस बहुत स्ट्रांग हो गया है कि 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए भी आप कनेक्ट होते हैं किसी गाने से या किसी इंसान से या किसी इंसान की कंटेंट से, तब जाके उसका पूरा कंटेंट आप देखते हैं, चाहे उसका इंटरव्यू हो या उसका पॉडकास्ट हो। बट शुरुआत वो स्वाइप से ही होता है, कनेक्टिविटी वहीं रील से ही होती है, और अगर किसी को लग जाता है तब चीज़ें वायरल होना शुरू हो जाता है। तो देयर इज़ अ चेंज, इट्स अ डायनामिक शिफ्ट। क्या कर सकते हैं आज? सालों पहले पोस्टर्स और बैनर्स लगते थे, पब्लिसिटी उस तरह होती थी। उसके बाद टेलीविज़न में प्रोमोज शुरू हो गए, जिसमें सारा प्रमोशन टेलीविज़न पे होता था। हर 5 मिनट, हर 10 मिनट में पिक्चरों के गाने बजते थे। फिर एक दौर ऐसा आया कि भैया अब सोशल मीडिया की जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है वो ज़्यादा पावरफुल हो गई, क्योंकि लोग अपना ज़्यादा समय जिस चीज़ पे गुजारते हैं, जिसके साथ वो गुजारते हैं, वही मार्केटिंग वाले उसको अपना टूल समझने लगे। लेकिन सर, आप इस बात को ज़रूर मानते हो कि अभी भी बस में, और चाहे ट्रक हो और चाहे बारात हो, यहाँ पर गाने आपके दौर वाले ही चल रहे हैं? 80s 90s 70s 2000 की आपकी जो पूरी एक जर्नी रही है, आप ये मानते हैं कि आज वाले जो गाने हैं वो दिल को नहीं छू पा रहे, आज जुबान से पे नहीं 20 चढ़ पा साल रहे? आज से 20 साल के बाद आज के दौर के गाने जो होंगे, हाँ। उनको रेट्रो माना जाएगा।
आप अंडर एस्टिमेट मत करिए, आजकल के बच्चों ने भी, चाहे वो कंपोजर्स जो हैं जितने भी जिन्होंने काम किया, विशाल शेखर, प्रीतम, सचिन जिगर और आज के शाश्वत, अमाल मलिक और जितने लोगों ने भी काम किया, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा तो आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और 20-25-30 साल जाने के बाद आप समझते हैं, जब आप और मैं 70-70 साल के होंगे तो इनको बोला जाएगा रेट्रो म्यूजिक। ये तो दौर है, ऐसा चलता रहता है, साइकिल है। बिल्कुल। सर, आपकी फैमिली मलिक फैमिली गानों की दुनिया में काफ़ी टाइम से है, सेम ऐसे ही मंगेशकर फैमिली, तो आप लोगों के बीच में कभी ऐसा होता है आपकी फैमिली में कि यार अपन को भी नाम कमाना एकदम मंगेशकर की तरह? देखिए, सब उस तरह की सक्सेस हर इंसान को नहीं मिल सकती। मुझे लगता है कि लता जी और आशा जी ने जो फुटप्रिंट छोड़ा है या जो काम उन्होंने किया है, वो बॉडी ऑफ वर्क ही बहुत बड़ा है, ठीक है? लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सब लोगों की जो कंट्रीब्यूशन हो, अपने अपने लेवल पे, चाहे थोड़ा काम किया हो या ज़्यादा काम किया हो, बहुत सारा काम किया हो, लेकिन सब अपने अपने लेवल पे अपनी अपनी पहचान बनाते हैं। और आप किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। कोई फैमिली किसी और फैमिली जैसी नहीं हो सकती। जैसे एक टाइम ऐसा भी था जब हमको फर्स्ट फैमिली ऑफ म्यूज़िक बोला गया, मलिक फैमिली को। बॉम्बे टाइम्स के फ्रंट पेज पे हम आए थे, फर्स्ट फैमिली ऑफ म्यूज़िक। जब अमल को बेस्ट कंपोज़र फिल्म फेयर मिला, अरमान को बेस्ट सिंगर फॉर मैं हूँ हीरो तेरा मेरा। तो ये सब ट्रांजाइंट चीज़ें हैं, फेजेज़ हैं लाइफ के। कल कोई और आएगा, उससे पहले कोई और था, चलती रहती है ज़िंदगी। दैट्स इट। सर, आशा जी इस दुनिया में अब नहीं हमारे बीच में हैं। किस तरीके से याद करते हैं? आपकी कुछ यादें हों जो आपने उनके साथ बिताई हों? आशा जी ने मेरे पापा का बहुत साथ निभाया। बहुत सारे गाने आशा जी ने मेरे डैडी के गाए और बहुत पुरानी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, बड़े अच्छे रिश्ते रहे हैं उनकी फैमिली के साथ। और आशा जी का एक एपिसोड मैंने अभी बहुत सारे चैनल्स पे कहा भी है। गुलजार साहब ने एक गाना मेरे लिए लिखा था, जो फ़िल्म रिलीज़ नहीं हुई, और आशा जी ने उस गाने को गाया था। तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जब मैं उनके साथ था तो उन्होंने उस गाने को सुना, उन्होंने लिखा और फिर एक बार मुझसे पूछा कि तुम इसको मुझे हारमोनियम पे गाकर सुनाओ। तो मैं बहुत घबरा कर उनसे मैंने कहा, आशा जी मैं हारमोनियम नहीं बजाता, मैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाता हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि फिर गाना कैसे बना है? तो मैंने बस लफ्ज़ों को देखता हूँ, दिल से जो भी उपज होती है उसको गाने में पिरो देता हूँ, इसी तरह मैं गाने बनाता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रिटिकल या कुछ मुझे कहना, उन्होंने, तो जब मैंने उनसे कहा कि मैंने संगीत में ऐसी कोई तालीम हासिल नहीं की है, उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस दिया मुझे और उन्होंने बोला कभी अपने आप को कमतर मत समझना या अंडर एस्टिमेट मत करना। और ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो कोई किसी इंस्ट्रूमेंट में या म्यूज़िक में तो वो कंपोज़र बन सकता है। और ज़रूरी नहीं कि कंपोज़र जिसे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं आता या कोई म्यूज़िकल बड़ी दिग्गज नॉलेज नहीं है तो वो अच्छी ट्यून नहीं बना सकता। ये तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है। तो उन्होंने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया, फिर हमने वो गाना रिकॉर्ड किया। तो वो तो मैं शाम और वो पल कभी भूल नहीं सकता। और जब भी उनके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वो इटर्नल हैं। वो तो जब तक ज़िंदगी, जब तक संगीत है, तब तक आशा जी तो रहेंगी। अच्छा सर, आपने ज़िक्र किया ऊपर वाले की जो कृपा है, आशीर्वाद है। कितना मानते हैं कि करियर में बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि भगवान का आशीर्वाद बनेगा तो हम सक्सेसफुल हो पाएँगे? बात तो है, कहीं तो सच्चाई है इसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि टैलेंट बहुत है इस दुनिया में। बहुत अच्छे-अच्छे टैलेंटेड लोग हैं इस दुनिया में, बड़े ज्ञानी लोग हैं। बट कुछ लोग चुने जाते हैं और उनको सक्सेस मिलती है और अब उसको आप भाग्य कह लो या उसको बोलो कि भाई अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन कॉस्मिकली कोई स्पेशल हो जाता है और कुछ लोग की जो टैलेंट है वो छुपी रह जाती है। तो इसका आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ एक चीज़ है कि भाग्य से ऊपर प्रारब्ध है। मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं हाल ही में सीखा हूँ इस चीज़ को कि भाग्य को बदलने की ताकत आपके परिश्रम में हो सकती है। आप जितनी मेहनत करेंगे, अपने कार्य के प्रति जितना आपका डेडिकेशन होगा, तो आई थिंक ब्रह्मांड भी आपके साथ जुड़ जाता है। और कुछ ऐसे दौर आ जाते हैं कि आपने कभी सोचा नहीं होता है और आपकी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाती है। हाँ, सबसे बड़ा एग्जांपल है, देखिए आप, राकेश बेदी का मैं देख रहा था। हमारे बचपन के एक्टर हैं, उनके साथ हमने पूरा जीवन देखा है, उनका कार्य देखा है।
और आज जो उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली, तो आज इतने 40 सालों के बाद इतना बड़ा स्टारडम उनको मिला है। करेक्ट है, वो तो आर्टिस्ट हमेशा से स्टेज पे भी उन्होंने काम किया और आज उनकी पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है इतने सालों के बाद। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, जैसा अनुपम खेर जी कहते हैं। मेहनत तो करनी पड़ेगी, प्रारब्ध आपकी ज़िंदगी का कर्तव्य है, आपको करना ही पड़ेगा। किस्मत अपने खेल खेलती है, उसके बारे में तो ना मैं कुछ बोल सकता हूँ, ना आप बोल सकते। अच्छा सर, हमारे मीडिया जगत के लोगों ने जब भी आशा जी से बातचीत की तो अक्सर ये सवाल हुआ कि ऐसा कहा जाता है कि लता जी ने आपको आगे नहीं बढ़ने दिया। तो क्या आपसे भी कभी ये सवाल किया गया कि अनु मलिक ने आपको नहीं बढ़ने दिया? नहीं, इसका जवाब तो मैं 2-3 जगह दे चुका हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ को कंट्रोवर्सी बनाना या 2 भाइयों के बीच में कोई चीज़ बोलना, ये इट इज़ जस्ट कि भैया सुर्खियाँ बटोरो, कि किसी तरह किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, किसी को कुछ बातें करने के लिए चले। और हम लोग भी कभी-कभी जाने-अनजाने में तोहमतें लगा देते हैं, करेक्ट है? अपनों पे, परायों पे, कि इसकी वजह से नहीं हुआ। ये ज़िंदगी में क्या है, नेचुरल चीज़ें हैं। जब कोई चीज़ें इंसान को प्राप्त नहीं होती या सुपर सक्सेस प्राप्त नहीं होती है, तो कोई तो बहाना ढूँढ लेते हैं कुछ लोग। मैंने ऐसा कभी किया नहीं, लेकिन मेरे आसपास के लोगों को ऐसा महसूस होता है कि शायद ऐसा हुआ होगा, ऐसी चीज़ें होती हैं। प्रोफ़ेशनल जेलसी जो होती है और जो कॉम्पिटिटिव जेलसी जो होती है, वो तो ट्रुथ है और उसके होते हुए बहुत लोग बहुत चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन आप किसी का भाग्य ना बर्बाद कर सकते हैं, ना बना सकते। लेकिन बुरे दौर में सपोर्ट किया? एक जो भाई का फर्ज होता है, जैसे अमाल और अरमान एक दूसरे का निभाते हैं, जी। उस तरीके से सपोर्ट देखिए, आपको मिले? मैं अपने ब्रदर के प्रति बहुत ही स्नेह है मेरा, और वो और मैं खुद जानते हैं, उन्होंने मुझे बहुत प्यार मेरे जीवन में दिया है। और इस चीज़ को लोग गलत रूप से देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। और अमाल ने तो ऐसी बहुत सारी हमारी बातें फैमिली की हैं, जिसमें, लेकिन वो उस बच्चे की अपनी एक इंटरप्रिटेशन है, उसने अपने पिता को देखा तो वो कुछ ना कुछ ऐसा सोचता है। लेकिन मुझे लगता है कि बेकार चीज़ें हैं, इनका मायने कुछ नहीं है कोई भी चीज़ के अंदर। और मैं बड़ा खुश हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी उस लेवल की क्रिटिसिज्म या उस तरह की तोहमतें कभी किसी पे नहीं लगाई, क्योंकि मैं समझता हूँ मेरा भाग्य मेरा खुद का है, मेरा अपना खुद का प्रारब्ध है, मेरी खुद की अपनी मेहनत है, मेरा खुद की जो मेरी जर्नी है। और मेरे सबसे वर्स्ट टाइम के अंदर मैं सबसे ज़्यादा खुश रहा, जब मेरे पास 15 साल कुछ नहीं था, ना काम था, ना काश था, ना दोस्त थे, ना बाप था, ना पैसा था। वही समय मुझे सबसे अच्छा समय मेरा गुजरा लगता है। मैं सक्सेस को कभी मानता ही नहीं कि उसने मुझे कुछ सिखाया। मुझे लगता है वही दौर था जिस दौर के अंदर एक इंसान होने की क्षमता मुझ में बनी, एक फेस करने की ताकत मुझ में बढ़ी। और मैं चाहता हूँ कि हर यंगस्टर सोचे कि जितनी बड़ी फेलियर है, जितने बड़े सेटबैक्स हैं, आप समझो कि वही तो स्टेप है आगे बढ़ने का, आपकी ज़िंदगी में आगे चलने का वही सेटबैक है। कभी किसी भी लेवल पर हताश नहीं होना है। और तकलीफ़ें मैं हूँ, आप हूँ, सबको अपनी अपनी ज़िंदगी की जर्नी है, जर्नी का ग्राफ बहुत बड़ा है, ठीक है? मैं एक चीज़ में मानता हूँ कि कर्मा अपने आप में एक बहुत बड़ा हिसाब किताब है। कहीं ना कहीं किसी भी लेवल पर आपके अच्छे कर्म अच्छे फल दे के चले ही जाते हैं, समय लगता होगा। और आपकी की हुई गलत चीज़ें या गलत थॉट्स और गलत बिहेवियर, वो भी आपके आँखों के सामने खड़े हो जाता है, या आपके सामने या आपके बच्चों के सामने। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ज़िंदगी जो है वो किसी भी लेवल पे आपको हिसाब किताब बराबर हो ही जाता है। तो आपके इस बुरे दौर में सबसे बड़ा सपोर्टर आप खुद अपने रहे या आपकी वाइफ, आपकी फैमिली, या कौन रहा? फैमिली मेरी सबसे ज़्यादा सपोर्ट रही। और मैं समझता हूँ कि एज अ फादर आई बीन द लकीस्ट कि मेरे दोनों मासूम बच्चों ने अपने पिता को संभाला। और मुझे गर्व इस चीज़ का, और ऐसा हुआ तभी वो अमल अरमान को इतनी अचीवमेंट मिली एक यंग एज के अंदर। उन्होंने अपने फादर को एक बच्चे की तरह संभाला। आज भी अमल जो है और अरमान जो है, वो अगर जिस तरह से उनका स्नेह है मेरे प्रति और जिस तरह का उनका प्यार है, लड़ाई झगड़े सब घर में होते हैं, लेकिन जब भी होता है तो वो बिल्कुल बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं मेरे बारे में। अच्छा, एक सवाल, ये मैं जानना चाहता हूँ एक बाप के लहजे से, आप अपने आप को डब्बू मलिक कहलवाना ज़्यादा पसंद करते कि अरमान और अमाल के पिता? अभी फ़िलहाल जब से मेरी कंपनी MWM आई और जब से ये गाना थोड़ी देर ठहर रिलीज़ हुआ है, मुझे सिर्फ एक ही आदमी में इंटरेस्ट है जिसका नाम है डब्बू मलिक, ठीक है?
तो अभी वो मत समझो कि पापा आएंगे खाली अपने बच्चों के बारे में बात करेंगे, नहीं उनका, नहीं नहीं, अभी डब्बू मलिक, डब्बू मलिक, डब्बू मलिक, लाइक एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। आगे बोलो। क्या बात है सर। ये आप एकदम प्रोफेशनल मोड में चले गए। हाँ, व्हाई नॉट, अभी तो मौका है, दस्तूर भी। अब तो अभी हम थोड़ी देर ठहरो, अभी देखो हंगामा शुरू होने वाला है और भी। क्या बात है। सर अब आप बिजनेस भी संभालते हैं, जी। तो किस तरीके से आप आपके प्लान है कि इतने साल के अंदर, या किस तरीके से आप अपने पूरे स्टार्टअप को आगे लेकर के जाना मैं चाहते सबसे बड़ी खुशी ये है कि आज मेरा एसोसिएशन और कोलैबोरेशन एवॉल जैसी कंपनी, लाइसेंसिंग कंपनी के साथ हुआ है, विच इज़ अ ग्लोबल कंपनी। तो मेरा सारा संगीत अभी उनके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये कोलैबोरेशन मेरी कंपनी के लिए बहुत बड़ा है, और क्योंकि वो सोनी उनकी पेरेंट कंपनी है, तो मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मुझे बहुत सारी एनालिसिस हो रही हैं। ऑफ कोर्स मेरी टीम है और उनकी भी टीम है, और एज अ बिजनेसमैन, जिसको कहते हैं एज अ हेड एंड द फाउंडर ऑफ MWM, मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि आने वाले फ्यूचर में मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख रहा हूँ जो मैंने कभी सोची नहीं थी। अच्छा सर, आजकल कुछ गाने मिक्स किए जा रहे हैं अलग अलग रीजन्स के, जैसे भोजपुरी का हिंदी के साथ मिक्स कर दिया, तेलुगु का पंजाबी के साथ। ऐसा जब कोई कोलैबोरेशन होता है, वो आपको कितना पसंद आता है, और इस तरीके के कैसे और आने चाहिए गाने? से ये सब परमिटेशन कॉम्बिनेशन होते रहते हैं, प्लेलिस्ट बनती रहती हैं, रीमिक्सेस, रिक्रिएशन, दो गानों को मिक्स करना, ये तरह तरह से लोग क्रिएट करते हैं ताकि लोगों का अटेंशन मिले। जैसा मैंने कहा, टुडे इन द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया, एनी विच वे यू कैन, दे वांट योर अटेंशन। सब आपका 10 सेकंड वाला अटेंशन चाहते हैं ताकि आप उनको देख सकें। अच्छा सर, खान फैमिली के साथ आपके बड़े अच्छे खासे ताल्लुकात हैं, चाहे सोहेल हो, चाहे उनके पिताजी सलीम खान या सलमान के साथ। तो जब आप लोग बैठते हो तो किस प्रकार की चर्चाएं होती हैं, फिल्म्स की, गानों की, या कुछ और भी चर्चाएं चलती हैं आप लोगों की? नहीं नहीं, वो तो है ही। अभी तो मैं ज़्यादा क्लोज सोहेल खान को हूँ, क्योंकि वो मेरे वो मुझसे उम्र में 10 साल छोटे हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़े भाई का फ़र्ज़ मेरी ज़िंदगी में निभाया है। और उन्होंने मुझे, जैसा आपने मुझसे सवाल किया, तो मेरे बुरे वक्त के अंदर और मेरी समस्याओं के अंदर उनका बहुत बड़ा एक सहारा रहा है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है पूरी खान फैमिली का। और मैं उनका आभारी रहूँगा सारी ज़िंदगी, बिकॉज़ मैं अगर ज़िंदा हूँ और मुझे जीने की अगर कोई ताकत मिली है, तो सलीम अंकल, सलमान खान और सोहेल खान की वजह से मिली है। सर, बिंदिया चमके जो गाना था, बड़ा हिट गाना, जब ये बहुत ज़्यादा हिट हुआ, उसके बाद में सलमान के किस तरीके के रिएक्शंस थे? कोई बातचीत हुई? क्या हाँ, ऑफ़ कहा था कोर्स, उसने? हम उस दौरान तो मैंने 4-5 पिक्चरें उनके साथ की ना, हाँ। तो वो तो बड़ा समय अच्छा रहा उनके साथ। और वो बहुत, उस समय में बहुत कनेक्टेड थे म्यूज़िक से, और बहुत सुपरहिट म्यूज़िक सलमान खान साहब ने सेलेक्ट किया अपनी फ़िल्मों में उस ज़माने में। सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना वक्त दिया और आपके साथ बैठ के बड़ी अच्छी चर्चा हुई संगीत की दुनिया की। बहुत-बहुत सर थैंक यू वेरी मच।